नमस्कार साथियों, दिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं जो मेरी जो वीडियो रहेगी तीसरी, जो मध्य प्रदेश के मतलब राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड जो वीडियोस थी, उसमें मैंने आपको कहा था कि मैं तीसरी वीडियो ऐसी लेके आऊँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स से रिलेटेड होगी। तो ये वही वीडियो है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक रहिएगा, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और अगर आपने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश की जो भूमिका है वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं मेरे, तो मैं यहाँ आई बटन पे वीडियो को प्लेस कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी। पहला जो वन लाइनर फैक्ट है वो है कि 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद कौन कौन से, अवंती, वत्स और चेदी, ये जो तीनों है ना, ये तीनों महाजनपद मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। जो अवंती था वो उज्जैन था, वत्स जो है वो अभी रिसेंट का ग्वालियर है, और चेदी जो है वो खजुराहो है। ठीक है, अब सेकंड फैक्ट पे हम आते हैं। अवंती, अवंती जो था ना, अवंती मतलब उज्जैन की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसकी जो है ना 2 राजधानियाँ थी, 2 राजधानियाँ थी, मतलब ये अवंती खुद ही 2 पार्ट में बंधा हुआ था ना। तो पहला था उत्तरी अवंती, दूसरा था दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती जो था उसकी राजधानी क्या थी, उज्जैन, और जो दक्षिणी अवंती था उसकी राजधानी क्या थी, महिष्मती। अब तीसरे पॉइंट पे हम चलते हैं। सम्राट अशोक के मध्य प्रदेश में शिलालेख। तो सम्राट अशोक के मध्य प्रदेश में कौन कौन से शिलालेख हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहला शिलालेख है रूपनाथ, जो कि है जबलपुर में सिचुएटेड है। दूसरा है सांची, जो कि रायसेन में आपको मिलेगा। तीसरा है गुर्जरा, ये गुर्जर नहीं गुर्जरा है, गुर्जरा अभिलेख है, ये दतिया में आपको मिलेगा। ठीक है, तो अशोक के यहाँ पर देखिए, अशोक के कुल जो थे ना, कुल 14 अभिलेख थे। 14 अभिलेख में से मध्य प्रदेश में 3 जो हैं वो मध्य प्रदेश में। तो ये आपको याद रखना, क्वेश्चन कभी ऐसा भी आ सकता है कि अशोक के 14 अभिलेखों में से मध्य प्रदेश में कितने अभिलेख हैं, या मध्य प्रदेश में 3 मार्कर क्वेश्चन में भी आ सकता है, मध्य प्रदेश में जो अशोक के अभिलेख हैं उनका नाम लिखने को आ सकता है। ठीक है, तो आप ये यहाँ पर ऐसे बता सकते हैं। चौथा है सांची के स्तूपों की खोज करी थी जनरल टेलर ने। तो जो सांची के जो स्तूप हैं, सांची स्तूप हैं, जहाँ पर सांची में देखिए, सांची बहुत इंपॉर्टेंट जगह भी है। ठीक है, क्योंकि ये विश्व धरोहर सूची में भी आ चुका है। तो इसकी जो खोज है ना, स्तूपों की खोज किसने करी थी, जनरल टेलर ने करी थी। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ कि सांची की स्तूपों की खोज जनरल टेलर, सॉरी फोर्थ पॉइंट हो चुका था। अब ये फिफ्थ पॉइंट है, यह है गरुड़ जो है गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। जो गुप्त वंश था हमारे प्राचीन इतिहास में मध्य प्रदेश के, उसमें क्या था कि जो उनका जो एक सिंबल होता है ना, किसी भी कोई भी राजवंश होता है तो वो अलग पहचाना जाता है। जैसे आपने रामायण और महाभारत अभी आई थी, तो उसमें भी जो युद्ध होता है, तो युद्ध में जो रथ के ऊपर एक झंडा बना होता है, उस झंडे पे एक सिंबल बना होता है, तो वो सिंबल के थ्रू आपको पता लगता था कि ये कौन से राजवंश का है। तो जो गुप्त राजवंश था उसका जो राजकीय चिन्ह था वो गरुड़ था। ठीक है, बात आती कालिदास की। तो जो कालिदास जी थे, कालिदास जी जो थे वो विक्रमादित्य द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में थे ये। तो कालिदास बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्सनालिटी है, तो इनके बारे में हमें याद रखनी है चीज़ें। तो देखिए, और मध्य प्रदेश में जो है ना वो कालिदास अकादमी भी है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1977 में। ठीक है, और जो है कालिदास जी जो हैं, कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर भी बोला जाता है। और इनका एक महाकाव्य, इनके महाकाव्यों की 2 संख्या कितनी है, 2। तो महाकाव्य कौन कौन से हैं, इनके रघुवंशम और कुमार संभवन। ठीक है, इनके खंड काव्य की बात करते हैं तो इनका एक ही खंड काव्य है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कालिदास के कितने खंड काव्य हैं, या कालिदास जी के एकमात्र खंड काव्य का नाम क्या है। ठीक है, तो मेघदूत कालिदास का खंड काव्य है, महाकाव्य है, या गीत काव्य है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कुछ भी फ्रेम होकर आ सकता है। तो एक लौता खंड काव्य कौन सा है, मेघदूतम। ठीक है, फिर गीत काव्य की बात करते हैं तो गीत काव्य इनके हैं ऋतु संहारम। ठीक है, अब जो नाटक इनके हैं, जो नाट्य हैं इनके, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, और फिर है विक्रमो वर्षियम। ठीक है, और फिर है मालविकाग्नि, ये मालविकाग्नि मित्रम है। ठीक है, तो ये आपके नाटक हो गए थे। अब बात करते हैं 7th पॉइंट की। लेकिन उसके बात करने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है यहाँ तक तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं 7th क्वेश्चन के ऊपर। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो ये फैक्ट के साथ ही मैंने आपको बता दिया कि जो उज्जैन था ना, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था।
तो भाई बात आती है पहली राजधानी कौन सी थी, तो पहली राजधानी थी इनकी पाटलिपुत्र। और जो वर्तमान के समय में पाटलिपुत्र क्या है, वर्तमान के समय का पटना जो आपका है, जो कि बिहार में स्थित है, तो वो था पाटलिपुत्र। तो बिहार की बात आ गई तो बिहार के मुख्यमंत्री की भी बात कर लेते हैं। तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार जी हैं। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं राजा भोज की। तो मध्य प्रदेश के इतिहास में राजा भोज जी की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, राजा भोज ने सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो सरस्वती मंदिर का जो निर्माण कराया था वो कहाँ पर था, सरस्वती मंदिर राजा भोज ने धार्मिक भोजशाला बनवाई थी। ठीक है, भोजशाला के अंदर सरस्वती मंदिर बना हुआ था। अब सरस्वती मंदिर जो बना हुआ था, तो इससे आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि राजा भोज जो थे ये माता सरस्वती के उपासक थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, फिर भी एक जनरल नॉलेज के वे में आपको मालूम होना चाहिए। और ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो सरस्वती जी का मंदिर है ये कहाँ पर बना हुआ था, अंदर ये बना हुआ था भोजशाला में। और इस क्योंकि ये सरस्वती जी के उपासक थे और भोजशाला के अंदर ये मंदिर धार में बना हुआ है, तो हर बसंत पंचमी को, जिस दिन सरस्वती जी की पूजा होती है ना, तो बसंत पंचमी सरस्वती जी की भी पूजा होती है और फसलों की भी पूजा होती है। तो बसंत पंचमी के दिन जो है ना, धार में यहाँ पर भोजशाला के पास में मेला भी लगता है। ठीक है, अब राजा भोज से रिलेटेड और बातें कर लेते हैं। तो इनका जो शासनकाल था राजा भोज का, ये शासनकाल इनका था 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। ठीक है, भोजशाला का निर्माण कब हुआ, तो भोजशाला का निर्माण हुआ था 1034 ईस्वी में। ठीक है, और भोजताल जो है भोपाल में, वो भी राजा भोज द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक है, तो अब राजा भोज की बात चल रही थी, तो यहाँ पर हम बात करते हैं उनके द्वारा लिखित ग्रंथों की। तो राजा भोज जो थे ये राइटर भी थे, आपको मालूम होना चाहिए। तो आयुर्वेद सर्वस्व, और सेकंड था इनका संग्रामण सूत्रधार। आयुर्वेद सर्वस्व और संग्रामण सूत्रधार, ये दो इन्होंने ग्रंथ लिखे थे। ठीक है, आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। चंदेल शासक यशोवर्धन ने खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, चंदेल शासक यशोवर्धन ने। ठीक है, कहाँ पर करवाया था, खजुराहो में करवाया था। कौन सा मंदिर था, विष्णु मंदिर था। ठीक है, निर्माण करवाया था। अब चंदेल वंश के जो संस्थापक है, चंदेल वंश शुरू होता है 831 ईस्वी से, और इसके जो संस्थापक थे वो थे नन्नुक नाम था, जिन्होंने चंदेल वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, और कंदरिया महादेव मंदिर जो है, जो कि खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, कंदरिया महादेव का जो मंदिर है ये खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है। खजुराहो की बात हो रही थी इसलिए मैंने आपको फैक्ट बता दिया। तो ये भी आपको याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आए कि खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो वो कौन सा मंदिर है, कंदरिया महादेव जी का मंदिर। आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। मांडू के शासक होशंगाबाद ने होशंगाबाद की स्थापना कर पाई थी। ठीक है, तो होशंगाबाद किसने बनाया था, तो भाई होशंगाबाद से ही आपको नाम ध्यान हो जाना चाहिए, होशंग शाह, नाम मिलता जुलता है बिल्कुल, होशंगाबाद और होशंग शाह, जो कि अभी की डेट में नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वर्तमान का नर्मदापुरम है। अभी भी बहुत लोग होशंगाबाद बोलते हैं, पर उसका नाम नर्मदापुरम पड़ गया है, और ये नर्मदापुरम संभाग के अंदर ही आता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब बात करते हैं ग्वालियर के किले की। तो ग्वालियर का किला जो था, इसका निर्माण करवाया था राजा सूरज सेन ने। ठीक है, इसको भारत का जिब्राल्टर बोलते हैं। किसको, ग्वालियर के किले को क्या बोलते हैं, भारत का जिब्राल्टर। भारत का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, तो ग्वालियर के किले को कहा जाता है। ग्वालियर के किले को और क्या बोला जाता है, तो भारत का जिब्राल्टर बोला जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था राजा सूरज सेन ने। ठीक है, अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ, जिसमें यह है कि सवाई जयसिंह ने 18वीं सदी में उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया था। तो जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण किसने करवाया, सवाई जयसिंह ने करवाया। कब करवाया था, तो भाई 18वीं सदी में करवाया था। ठीक है, लेकिन अगर बात जो है ना उज्जैन, मतलब मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात हो रही है ना उज्जैन की, तब 18वीं सदी और सवाई जयसिंह का नाम आएगा। आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि जंतर मंतर जो वेधशाला है ना, वो 5 वेधशालाएं हैं पूरे भारत के अंदर। एक है जयपुर में, दूसरी है दिल्ली में, तीसरी है उज्जैन में, चौथी है बनारस में, और 5वीं है मथुरा में। तो जब मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात होगी तब सवाई जयसिंह का नाम आएगा वहाँ पे। ठीक है, मतलब कहाँ पर, 18वीं सदी, सवाई जयसिंह, उज्जैन। ठीक है, तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 5 है, लेकिन आप उज्जैन के संदर्भ में याद रखिए, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें आपका, चाहे वो आपका MPPSC का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे आपका व्यापम का एग्ज़ाम हो, वो
ठीक है। और एमपी के अंदर एसआई का, कांस्टेबल का, किसी का भी एग्ज़ाम हो, तो ये जो जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, ये मोस्टली फोकस जो इनका रहता है वो मध्य प्रदेश ही रहता है, तो इससे रिलेटेड ही पूछेंगे। अब उज्जैन की बात चल रही है तो मैं एक पॉइंट और आपको बता देता हूँ। एक पुस्तक है, पेरीप्लस ऑफ एरिथ्रियन, ठीक है, पेरीप्लस ऑफ एरिथियन सी नामक एक पुस्तक है। उसमें जो उज्जैनी है, उज्जैनी का नाम वहाँ पर क्या लिखा है, बताया गया है ओजिनी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है बहुत से एग्जाम में कि उज्जैन का नाम ओजिनी कौन सी पुस्तक में से हमें मिलता है। ये क्वेश्चन पीएससी के लेवल का है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि ऐसा पूछ सकते हैं। नहीं तो ये भी पूछ सकते हैं कि ओजिनी किस शहर का नाम, किस शहर को बताया गया, तो ओजिनी भाई बताया गया उज्जैन को, तो ये थोड़ा इजी है। लेकिन जो पीएससी के लेवल की बात अगर हम करेंगे तो ओजिनी जो नाम उज्जैन का दिया गया है वो किस पुस्तक में उज्जैन का नाम ओजिनी बताया गया है, तो वो पेरीप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के आप वहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक की वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपको लगता है कि वीडियो आपको बहुत हेल्प कर रही है, ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक भी इनको शेयर कीजिएगा। अब आते हैं, हम बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। उज्जैन के समीप धर्मत के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराया। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है दोस्तों एक बार पीएससी में कि धर्मत का युद्ध कहाँ हुआ था, तो उसमें ऑप्शन था उज्जैन। तो उज्जैन के निकट हुआ था या उज्जैन में हुआ था, बात वो एक ही हो जाती है। ठीक है ना, तो उज्जैन के पास हुआ था धर्मत का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ था, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था। तो कौन जीता था, तो औरंगजेब जीता था। कौन हारा था, दारा शिकोह हारा था। ठीक है, युद्ध कहाँ हुआ था, उज्जैन के पास हुआ था। अब हम बात करते हैं हेलियोडोरस के बेसनगर स्थित अभिलेख की। ठीक है, तो हेलियोडोरस का जो बेसनगर में स्थित अभिलेख है वो मध्य प्रदेश में वैष्णव मत का साक्ष्य है। ठीक है, तो ये हमें याद होना चाहिए कि वैष्णव मत का साक्ष्य मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो हेलियोडोरस के बेसनगर के अभिलेख से प्राप्त होता है। तो बेसनगर जो है ये वर्तमान में विदिशा नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, ये तो आपको मालूम ही होगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेलिंग सीन्स इन क्वेश्चंस को लेके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं और या करेंगे, तो प्लीज़ दिशा एकेडमी के चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और देखिए, मेरे पास कोई ज़्यादा बड़े सोर्सेज तो नहीं हैं और कि मैं आपको बहुत अच्छे लेवल पे सामने बोर्ड पे या डिजिटल बोर्ड पे वीडियोस में बना के आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो मैं इस लेवल पे ही आपको अभी वीडियोस बना के मैं प्रोवाइड कर पाऊंगा। मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूं ताकि आपको वीडियोस पसंद आएँ और आपका नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, क्योंकि मैं बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस को फोकस करता हूँ यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आने की संभावना जिनकी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि कोई भी स्मार्ट वर्किंग अगर आप करेंगे, अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालना है ना, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के हिसाब से ही यहाँ पर मैं क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। एक क्वेश्चन के अंदर जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे फैक्ट्स भी मैंने आपको बताए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।